अब से जो लेक्चर होंगे आगे के 2 या 3 लेक्चर्स वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। तो हमारे पास एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? सॉल्युबिलिटी शब्द का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो कितना घुल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a solvent to form a solution. To form a solution. इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब आप समझोगे कि ये क्या चीज़ हुई, ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ। अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में 357 ग्राम पर लीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर वाटर में हम लोग 357 ग्राम्स ऑफ ए को डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मैं कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 50 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 1 लीटर वाटर है तो उसमें 50 ग्राम शुगर हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बाद ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। तो बिल्कुल ध्यान से समझो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ solute dissolved in a particular solution, ठीक है। पहले हम लोग खाली सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बिल्कुल बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि मेरे पास एक चीनी और पानी का सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर चीनी की कितनी परसेंटेज है, उसके लिए मैं कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूंगी, ना कि सॉल्युबिलिटी। समझ आ गया ये? अब बच्चों, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी कई सारे मेथड्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 5-6 मेथड्स हैं। और एक एक मेथड आपको बहुत डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका क्लास 12th में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते। सो देयर आर वेरियस मेथड। पहला मेथड है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा मेथड है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा मेथड होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो 3 मेथड्स हो गए। इसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, इसके अलावा मोलैरिटी, इसके अलावा मोलैलिटी। ये आपके बेसिक सारे टॉपिक्स हो गए, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मेलिटी भी होता है और एक नॉर्मेलिटी भी होता है। ये सारे टॉपिक्स के नाम है। जैसे आपके पास यूलर्स थ्योरम होती है, या फिर आपके पास ये कौन सा था, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। वैसे ये कुछ फॉर्मूलेस के नाम है, अजीबोगरीब शब्द नहीं है। तो ये नॉर्मेलिटी हो गई। हम लोगों को एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, हमें मास परसेंटेज पढ़ना है,
मास बाय वॉल्यूम पढ़ना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ना है, ppm पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, मोलैलिटी पढ़ना है और मोलारिटी पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज मैं तुम लोगों को मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और ppm यहाँ तक कंप्लीट करवाऊंगी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज हमको ये बताता है कि अगर मेरे पास कुछ ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी। दैट इज योर मास बाय मास परसेंटेज। एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है, जब जो कम क्वांटिटी में शुगर, ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बना, 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर मिलाओगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110 × 100। अब मेरी मैथ्स आप लोगों से ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी ज़्यादा अच्छी है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दैट, ठीक है बच्चों। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नोट्स की टेंशन मत लेना, मैं खुद प्रोवाइड करूंगी। आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, वो तो हमको ml में या फिर लीटर्स में गिवन है, और उसमें मैंने जो सॉल्यूट डाला वो मैंने ग्राम में डाला। तो उस केस में अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का m/v परसेंटेज बोलते हैं उसको। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर if 10 gram of sugar is dissolved in 100 ml of water, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे करोगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख दो उसको। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना हो गया आपका 10, सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन पूरा का पूरा कितना हो गया 100 × 100, सॉल्व हो जाएगा, इजी है। लास्ट है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इफ 10 ml ऑफ इंक इज डिजॉल्व्ड इन 90 ml ऑफ वाटर देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंक इन वाटर। उस केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उस केस में हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इंक कितना है यहाँ पर 10 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 90 ml तो वाटर हो गया, 10 ml इंक हो गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 × 100। तो ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक तो बहुत इजी लगता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ये वाला टॉपिक तुम्हारे लिए थोड़ा नया है। अब इसको हौले हौले से आराम आराम से पढ़ेंगे, तो देखो बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ppm। ये तुमने फूड चेन वाले टॉपिक पे पढ़ा था क्लास 10th में। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन,
ठीक है। ppm होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, और ppm हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बहुत बड़े सॉल्यूशन में बहुत थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूट डालते हैं, उस केस में हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको परसेंटेज निकालने बैठ जाएंगे तो 0.000 समथिंग आएगा। कहने का क्या मतलब हुआ, मैडम बड़े कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के पास एक नदी है, उस नदी में आपने एक चुटकी नमक डाला, अब आपको उस नमक की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज तो कितनी छोटी आएगी। तो इस केस में नमक मतलब जो सॉल्यूट है वो तो बहुत कम है, और सॉल्वेंट मतलब पानी वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम लोग जो पैरामीटर अप्लाई करते हैं वो मास परसेंटेज की जगह पार्ट्स पर मिलियन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई। तो एक इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ मैं क्या होता है। अब देखो, पार्ट्स पर मिलियन का मैं तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, इन दोनों ने मिलकर के एक सॉल्यूशन तैयार करा, और मुझे ए का पार्ट्स पर मिलियन काउंट करना है, मुझे ए को कैलकुलेट करना है कि वो कितना ppm है। तो टू कैलकुलेट ppm इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला। इस तरीके से आप पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो एक आपको इसके लिए एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर उससे समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस इन पार्ट्स पर मिलियन इफ 3 × 10⁻⁶ ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें इतना सा थोड़ा सा क्लोरीन डिजॉल्व हो रखा है, तो उस थोड़े से क्लोरीन को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ना है। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास लिखा हुआ है, मास ऑफ ए का मास कितना है, ए कौन सा है, अब भाई क्लोरीन ही है, 3 × 10⁻⁶। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, 3 × 10⁻�6। सॉल्वेंट कितना है, 1000। ठीक है, ये हो गया इंटू 10⁶। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब तुम बच्चों एक बात बताओ कि अगर तुम एक समुद्र में एक बूंद पानी डालोगे तो समुद्र की ओवरऑल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नदी में आप नमक डाल दोगे थोड़ा सा, तो नदी की ओवरऑल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अगर तुम 1000 में इतनी छोटी सी वैल्यू ऐड भी कर रहे हो, तो जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 1000 ही आएगा। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि ये वाला ट्रिक आपका और आगे भी यूज होना है, आप इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इग्नोर क्यों किया, क्योंकि अगर तुम 1000 में इस वैल्यू को ऐड करोगे तो राउंड ऑफ करके जो आंसर आएगा ना होल नंबर्स में, वो 1000 ही आएगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये पावर से ये पावर कैंसिल हो गया, इतनी तो मैथ्स आपको आती है, -6 + 6 0 हो गया, तो क्या बचा 3/1000, इसका मतलब 0.003 ppm। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करवा देती हूँ हल्का हल्का सा, जिससे आपको ये टॉपिक टफ ना लगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए W और M क्या होता है। तो W होता है आपका गिवन मास। गिवन मास का मतलब हुआ मास टेकन फॉर एन एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं गिवन मास, और उसको W से डिनोट करते हैं। M होता है मोलर मास, जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला पता हो। तो एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल है कि पुनीत took 10 ग्राम of water for his experiment। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि पुनीत took 10 ग्राम of water for his experiment, calculate the mole, calculate the number of moles। मान लो ये क्वेश्चन है, अभी हमने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी है, पहले मैं तुम्हें W और M में डिफ्रेंशिएट करना बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले पे जाएंगे। तो जो पुनीत है उसने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 10 ग्राम पानी लिया, तो वो जो 10 ग्राम पानी होगा दैट इज W। तो W की जगह क्या आ जाएगा 10 ग्राम। क्यों,
क्योंकि पुनीत ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 ग्राम पानी लिया, तो W क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। W इज द मास ऑफ द कंपाउंड और द सब्सटेंस और द एलिमेंट दैट इज टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, W बोलते हैं। और M क्या हो जाएगा, M का मतलब मोलर मास। अब वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2। तो वाटर का मोलर मास निकालते हैं 2 इंटू H प्लस 1 इंटू O। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो इसके लिए आपको 1 से 20 तक के मास लर्न करने पड़ेंगे। 20 के बाद क्वेश्चन मतलब मास ऑलरेडी गिवन रहता है, तो टेंशन की बात नहीं है। 1 to 20 तो लर्न करो ही करो। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पर 18 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया, M हो गया। तो W और M के बीच में तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना आ गया। W is the mass taken for the experiment and M is the molar mass, the total mass, जो कि जग जाहिर है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं हो सकता, ऑफ द कंपाउंड एलिमेंट और द सब्सटेंस। ठीक है, जो W होता है उसकी यूनिट ग्राम्स में होती है, जो M होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल में। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, इसको N से डिनोट करते हैं W/M। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब वापस उस क्वेश्चन पर आ जाओ। पुनीत टुक 10 grams ऑफ वाटर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसमें W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम, और M की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 18 ग्राम पर मोल। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W/M। W की जगह क्या पुट करेंगे 10, M की जगह क्या पुट करेंगे 18, इसको कट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो ये तो बेसिक हो गया। अब इसके बाद मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी था, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आगे के जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स पर ही आएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, इससे आपको मोल फ्रैक्शन टर्म ईजी पड़ेगी। इमेजिन करो आपके पास ये केक है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में एवरीवन इज़ बीइंग अ मास्टर शेफ इंक्लूडिंग मी, तो हम केक ही खाते हैं। तो ये हमारे पास केक है। सिमेट्रिकल चीज़ें तो मुझसे बनती नहीं है, खैर। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सा केक है, और इस केक के मुझे बड़ी भूख लग रही थी। मैंने एक तो ये वाला पीस खाया और एक ये वाला पीस खाया। तो मैंने इस केक का कितना फ्रैक्शन खाया मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पीसेस जो खाया, कितना खाया, 2 पीस खाया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीसेस। टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना है, 2 तो ये हो ही गया। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, तो 2/8 चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही कर रहे हैं। तो टोटल हमने 1/4 पीस ऑफ केक खा लिया। 1/4 केक मैं खा चुकी हूँ, 25% में केक खा चुकी हूँ। तो ये हो गया केक खाने का फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ पानी के कंटेनर्स हैं। मैं पहले बाल्टी बोलने वाली थी, बट ये बाल्टी लग नहीं रहा है, तो इट्स फाइन। ठीक है, अब ये सारे के सारे बाल्टी के कंटेनर्स हैं, और इनमें से एक तो ये भरा हुआ है और एक ये भरा हुआ है। मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल कंटेनर्स में से कितना फ्रैक्शन ऑफ कंटेनर पानी से भरा हुआ है। तो कितना भरा हुआ है, 2। टोटल कितना है, 2 तो ये हो गए, और 2 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया 2/4, मतलब आधा। तो ये हो गया भरी हुई बाल्टी का फ्रैक्शन। आगे बात समझ में। अब उसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस A और सब्सटेंस B। ये दोनों मैंने कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ध्यान से समझना। मेरे पास है एक सब्सटेंस A और दूसरा है सब्सटेंस B। कुछ भी केमिकल मान करके चलो, मैं तो A और B मान रही हूँ। और ये दोनों के दोनों एक ही कंटेनर के अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो रखे, मतलब एक होमोजेनस सोल्यूशन बन रखा है, ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ है। A के नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, B के नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। मुझे बताना है कि इस पूरे सॉल्यूशन में A का कितना फ्रैक्शन पड़ रहा है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, ए का अमाउंट, ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, Na, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, Na और Nb। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि ए का फ्रैक्शन इसमें कितना है, तो यही तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, यही तो आपका मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बताता है कि अगर मेरे पास एक होमोजेनस सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो दोनों कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन हमको ये बताता है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि एटलीस्ट 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें हर कंपोनेंट के मोल्स का कितना फ्रैक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सिंपल शब्दों में, अगर मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ ए एंड बी, अगर हमें मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पहले ए के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। अगर मुझे बताना है कि बी का फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला होगा बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आई वाली बात। और अगर आपको इन दोनों को ऐड करोगे तो देखते हैं क्या आंसर आया। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर XA प्लस XB, तो वो क्या होगा देखते हैं। XA NA प्लस NB, इन सबको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम तो भाई सेम ही आएगा, इतनी मैथ्स तो सबको आती है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, चाहे वो 2 कंपोनेंट हो, चाहे वो 3 कंपोनेंट हो, चाहे वो 4 कंपोनेंट हो, एंड सो ऑन। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ, मतलब मैं कराऊंगी तुम्हें क्वेश्चन। अगर तुमने वो वाला क्वेश्चन समझ लिया ना, तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का टॉपिक ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया, तुम्हें और कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ 4 grams ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो, मोल फ्रैक्शन में और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, NaOH। 4 ग्राम लिया है तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH, Na का 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W/M। W कितना है 4, M कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 0.1 मोल। इसे मान लो इक्वेशन 1। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, वाटर। वाटर का W कितना दे रखा है बेटा, 36 ग्राम। वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, W/M कर दो। W कितना हो जाएगा 36, M कर दोगे 18, तो आंसर क्या आ गया 2 मोल। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ ताकि नीचे वाला बोर्ड दिखाई देने लग जाए। ओके गुड, इतना हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब NaOH का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वाटर का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पहले कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। यहाँ पर A की जगह काम कौन कर रहे हैं, किसी को भी रख लो। NaOH ले लिया मैंने, तो यहाँ पर NaOH, इधर भी NaOH, और B कंपोनेंट कौन सा है हमारा, वाटर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा वाले को A लोगे, कम वाले को B लोगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मतलब NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या है, वाटर 2। अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स लगाओ और ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, ये भी मोल में आएगा, ये भी मोल में आएगा। ये हो गया 0.1 मोल और ये हो गया 2.1 मोल। तो मोल से मोल कट गया, जो भी आंसर आएगा तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। सॉल्व करना मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तुम अपना दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करो, उससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये तो पहले का मोल फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन निकालो, दूसरे कंपोनेंट का भी। तो हमें पता है पहले का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है।
पहला कौन सा है तुम्हारा NaOH, दूसरा कौन सा है तुम्हारा H2O। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब पहले का मोल फ्रैक्शन NaOH का मोल फ्रैक्शन तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये जो वैल्यू है, प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो 1 में से NaOH का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देना, H2O का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आज आपको यहाँ तक का अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब इस पर बेस्ड मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे दूंगी, आपको वो सॉल्व करना है। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। नया टॉपिक मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करा रही क्योंकि वो और ज़्यादा अच्छा सा टॉपिक है, तो हम लोग फ्रेश डे पर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।